एचआर थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस क्या है। इंट्रोडक्शन टू एचआर था, जिसके अंदर हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखी थी, और इट्स अबाउट द मैनेजिंग इज अबाउट द पीपल प्रैक्टिसेस। एचआर प्रैक्टिसेस क्या है? प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस है, कंपनसेशन है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। हिस्टोरिकली जो लोग देखते थे, और स्टिल अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी अभी भी एचआर इतनी मेच्योर नहीं हुई है, और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो है, बिग कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तो सम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अक्सर मैं उसे कहता हूँ सेठ की, तो जो है वो मोस्टली सेठ की कंपनीज हैं, तो उसमें उस लिहाज से प्रॉपरली इन प्लेस नहीं है। तो ये है कि एचआर स्टिल जो है वो अभी भी लोग जो है एज ए नेसेसरली एक्सपेंस समझते हैं, और वैल्यू कैश इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज की है, ठीक है। बट नाउ जो है वो है कि पीपल मेक द डिफरेंस, ठीक है, वो चीज़ है। और ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है, और हम इनको इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी कहते हैं, और इसकी एग्जांपल मैंने दी थी। जो एप्पल के अंदर इनोवेशन वाले लोग बैठे हैं, जो सैमसंग के अंदर हैं, जो जीएसके के अंदर हैं, और जो करंट जितनी भी बड़ी बड़ी मेडिसिन फर्म्स हैं उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, और अगर कोरोना के रिलेटेड जो अगर वो कोई भी वैक्सीन निकल आती है तो कौन लेके आएगा? वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली टीम है, वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर, वो साइंटिस्ट हैं, जो कि इसके बारे में क्योर लेके आएंगे। तो दीज आर द पीपल, वो लोग हैं, वो मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, वो आप कह सकते हैं कंप्यूटर्स नहीं है, ऑल द कंप्यूटर्स की इन्वॉल्वमेंट है, बट दे आर द रियल पीपल जो कि उस क्योर को लेके आएंगे। तो नो, इट्स रियली इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा था एचआर प्रैक्टिसेस जो है लीड करती है अपनी परफॉर्मेंस की। रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आज हम देखेंगे अगर हमारे पास टाइम हो गया, और हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी भी है। उसके बाद देन आई मूव टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 13, एचआर थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन, ठीक है। इसके जो आउटलाइन है, अगेन ओल्ड थिंग, ये हम लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट वीक में भी किया था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरीज क्या है, जो हम थ्योरीज अभी देख रहे हैं, करंट हमारा जो चल रहा है वो थ्योरीज से रिलेटेड ही चल रहा है। एम्प्लॉय मोटिवेशन, वन ऑफ द थिंग इज रेम्यूनरेशन, मनी, पैसा, मुआवजा, एम्प्लॉय मोटिवेशन, अदर फैक्टर्स हैं जो हम देखेंगे, और वर्किंग अरेंजमेंट क्या है। सेशन कंटेंट डायग्राम हमने जो है लास्ट टाइम भी देखी थी, लास्ट वीक भी, और कल भी देखी थी। कल थोड़ा सा इशू था। HR theories and practices related to motivation है on the top left, theories of human resource management, and right practices relating to motivation है। और फिर ये different theories का था कि different टेलर, मैस्लो, रूम, हर्ट्जबर्ग्स, हैंडी, मैकग्रेगर, लॉरेंस और शेन ने different areas के different timing के अंदर अपनी theories पेश की थी। ऑल ऑफ द theories are valid, ठीक है। ये अब आप यू पीपल आर इक्विप्ड विद दोस थ्योरीज कि अब इस टाइम पे कौन सी थ्योरी इम्प्लीमेंट हो सकती है, एंड दैट इज योर सिचुएशन एनालिसिस। जिस सिचुएशन में आप लोग होंगे तो आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या कुछ चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन थ्योरीज में से। खैर ये सारी ओल्ड थिंग्स है, पुरानी है। फिर हमने कल मैंने मोटिवेशन के बारे में बात की थी कि मोटिवेशन क्या है, ठीक है। तो मोटिवेशन इज अबाउट द क्या चीज आपको जो है वो मोटिवेट करती है किसी काम को करने या किसी चीज को हासिल करने की जो ख्वाहिश रखना, ठीक है, दैट इज द मोटिवेशन। हौसला अफजाई, मकसद, किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में उभारना। मैंने कल ये बताया था कि वर्ड मोटिव से निकला है, जिसके मतलब है नीड्स, जरूरत, डिजायर, ख्वाहिश और वांट, ठीक है, जो चाहते हैं, जो विद इन द इंडिविजुअल्स है, दैट इज अ मोटिवेशन। वर्ड मोटिव से निकला है, ठीक है। कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरीज दो देखी थी। कंटेंट अगेन, क्योंकि आगे मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड भी कल मैंने पढ़ाई थी, तो उससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि ऑल द पीपल, मैस्लो भी कहता है, उनकी सिमिलर नीड्स हैं, और वो मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो सेम है, और सबको आप सेम मैनर से मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है, जहां पे जरूरियात जिंदगी है वो तो सेम है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हर एक की सेम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्रोसेस थ्योरी क्या कहती है? फ्रॉम नीड्स टू द गोल्स, वो चेंज, उसके एम्फेसिस चेंज है, नीड से टुवर्ड्स द गोल एंड प्रोसेस बाय व्हिच वर्कर्स आर मोटिवेटेड। इसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि हर एक की जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं, हर एक के गोल्स डिफरेंट हैं और चेंज है, ठीक है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। मैं अगर एक रिसर्चर, ऑथर और रिसर्च पेपर और बुक्स लिखना चाहता हूँ, और मैं एक्सेल करना चाहता हूँ रिसर्च में,
तो हो सकता है मेरे कुलीग के ये जो है वो मोटिवेशन ना हो, ठीक है, उसके जो है वो डिफरेंट गोल्स हों, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हों, ठीक है, नीड्स टू द गोल्स। और अगर वो, जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी, इज अ पावर हंग्री, वो एचओडी बनना चाहता है, देन डीन एंड देन अल्टीमेटली अ रेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो दीज आर द केसेस कि जिस लिहाज से हम कह सकते हैं कि प्रोसेस थ्योरीज हैं। टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थी, यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने टेलर की बताई थी। और साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों कहलाती है? बिकॉज इट्स रिलेटेड टू साइंस। और जब हम साइंस की बात करते हैं तो जो डेफिनेशन है साइंस की, वो बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, फैक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर की हम बात करते हैं, बेस्ड ऑन डाटा है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक टेलर की थ्योरी है जो कि साइंस के ऊपर है, फैक्ट्स एंड फिगर है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, नॉलेज के ऊपर है, ठीक है। क्यों इसको साइंटिफिक कहते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी मैंने ये हिस्ट्री ये भी बताई थी कि जब टेलर ने ये प्रेजेंट की थी, ठीक है, तो उस वक्त मोस्टली काम जो था वो मैनुअल हो रहा था। एक मिनट होल्ड ऑन सेकंड में, आपकी स्क्रीन जो है, आई डोंट नो, यू कैन व्यू ऑल ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। अच्छा, आप स्क्रीन व्यू कर रहे होंगे। अच्छा, मोस्टली जो है वो मैनुअल वर्क हो रहा था। और 1880s और अर्ली 19th सेंचुरी की जो है दौरान, उस वक्त के इसके सारा काम है जिसके अंदर टेलर ने सारा काम किया हुआ। 1911 के अंदर, 1911 के अंदर उसने जो है अपनी थ्योरी पेश की थी, ठीक है। और यहाँ पे वो कहता है कि उस टाइम मोस्टली काम जो होता था, बल्क मटेरियल जो है हैंडल्ड बाय लेबर, लेबर वर्क जो है वो बल्क मटेरियल को हैंडल करती थी, ठीक है, और वो मैनुअली हैंडल करती थी। और भी मशीन्स का जो आजकल के तरीकाकार हैं, वो ऑथर कहते हैं उस वक्त इतने ज्यादा नहीं मौजूद थे। आई एम स्टिल टेलिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द टेलर। टेलर ने जिस टाइम पे, अभी तक मैंने ये स्टार्ट नहीं की है। अच्छा, टेलर की जो थ्योरी है वो कहता था वर्क फ्लो, काम करने का जो तरीकाकार है उसको एनालाइज करना और उसको सिंथेसाइज करना, ये उसके ऊपर था। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम कैसे इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करें, ठीक है, स्पेशली जो है वो लेबर की प्रोडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उसी के बारे में मैंने आपको एक ये पिग आयरन स्टडी का बताया था। अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं है तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो आप नेक्स्ट में पढ़ के आ जाना। सबसे पहले पिग आयरन बताऊंगा और फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि कल आवाज भी मेरी काफी ब्रेक हो रही थी। तो मैं बात कर रहा था कि उसने इकोनॉमिक एफिशिएंसी के ऊपर उसने किया था, और वर्क फ्लो को कैसे एनालाइज और कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, कि कैसे काम को जो है विद द हेल्प ऑफ पर्सन एंड मशीनरी हम कैसे उसको जो है बेहतर कर सकते हैं, और इकोनॉमिक एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, स्पेशली लेबर की प्रोडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस टाइम ये इसने ये थ्योरी पेश की थी, ठीक है। जैसे उस टाइम वो कहता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वर्क जो है मैनुअल होता था। इंस्पेक्शन ऑफ बॉल बेयरिंग, ठीक है, जो बॉल बेयरिंग अगर आप जानते हो, ये बेयरिंग होता है, अक्सर जो है वो टायर के सेंटर में भी आता है। तो कहता है उसकी भी मैनुअल इंस्पेक्शन होती थी। तो जो फिजिकल काम है वो भी बंदे करते थे, और जो मेंटल काम है वो भी लोग खुद से मेंटली तौर पर करते थे, मशीन्स और कंप्यूटर्स इन्वॉल्व नहीं होते थे। एक जो चीज इस टाइम इसने नजरिया पेश किया था कि हाँ, लोगों को ब्रेक्स दी जाए। बड़ी सोचने की बात है कि ब्रेक्स होती थी कि नहीं, लेकिन इफ यू रेड डिटेल थ्योरी तो उसके अंदर इस टेलर की, तो टेलर ने उस टाइम ये था कि मैंने जो लोग हैं उनको अपने काम के अंदर ब्रेक दी जाए, बहुत मेंटल और जो फिजिकल काम कर रहे हैं, ताकि उनकी स्ट्रेस, उनकी फटीग जो है वो खत्म हो सके और दोबारा से वो रिफ्रेश हो सके, और जब ब्रेक के बाद दोबारा काम करें तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, लेकिन उस दौर के अंदर इस थ्योरी को देखते हुए पता लग रहा है कि उस टाइम उनको ब्रेक्स भी नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो ये टेलर ने उस दौरान ये वन ऑफ द थिंग जो है उसके अंदर उसने प्रेजेंट की थी और बताई थी, ठीक है। अच्छा, अगर हम अब चलें टेलर्स की साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर, उसने कंक्लूड किया था वर्कर्स आर मोटिवेटेड बाय ऑब्टेनिंग द हाईएस्ट पॉसिबल रेम्यूनरेशन। ये लास्ट टाइम कल भी बताया था, रेम्यूनरेशन इज मनी, ठीक है। जो अगर वो उससे काम ले रहे हैं तो उस लिहाज से उसको सही मुआवजा भी आप पे करें।
Or second, believe that by analyzing work in a scientific manner, the one best way to perform a task could be found. ठीक है, किसी भी काम को करने का, परफॉर्म करने का एक बेस्ट वे, बेस्ट तरीकेकार हो, वो पहले आप डिफाइन करें और फिर उसके बाद जो है कि डिफाइन हो गया इस काम को करने का। जैसे आपने अगर एक सामान उठाना है और हैवी चीज उठा के ऊपर आपने शेल्फ पे रखनी है, तो उसको उठा के ऊपर शेल्फ में रखने का बेस्ट तरीका कार क्या होगा, उसको पहले आइडेंटिफाई करें और फिर लोगों को आप जो है वो बता दें कि ये काम आपने इस तरीके से करना है, ये इसी तरह से परफॉर्म होगा, ये हमारा वेल टेस्टेड एंड ट्राइड वे है। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं बताता चलूं तो टेलर का कहने का मकसद ये था कि एम्प्लॉयज या लेबर, दे डोंट हैव टू टेक इनिशिएटिव, दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स, दे हैव टू ओबे द ऑर्डर्स। ठीक है, व्हाट वी से एंड दे हैव टू डू इट क्विकली, exactly as the management says. That's the one best way. हमने already tested and tried काम किए हुए हैं। Best way of doing this job ये है, आपने बस इस तरीके से इस काम को करना है। ठीक है, by organizing work in a most efficient way, that's what I am talking, efficient way, the organization productivity will be increased and this will enable the organization to reward its employee with the remuneration they desire. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो उसी लिहाज से उनको पे भी कर सकेंगे, क्योंकि इसमें एफिशिएंट, जल्दी से, तेजी से ये काम होगा, क्योंकि जो वन बेस्ट वे हमने आइडेंटिफाई किया है, इसके थ्रू वो मोस्ट एफिशिएंट वे से इस काम को कर सकेंगे, और जब कर सकेंगे तो उसके अगेंस्ट ही मैनेजमेंट उनको रिवॉर्ड करेगी। इसके अंदर उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल बताए थे, टेलर ने कहा था जो कंसिडर किए हैं, उसके 4 असूल हैं, कायदे ज़वाबित हैं जो टेलर ने अपनी थ्योरी के अंदर दिए। वन इज द वर्क मेथड शुड बी बेस्ड ऑन ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क, यानी कि डेफिनेटली सम रिसर्च, सम वर्किंग बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर आपके जो मेथड्स हैं उनके ऊपर बेस करना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। दे शुड बी प्लान इन अ वे टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। इसके आगे हम फर्दर डिटेल भी देखेंगे कैसे प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस लिहाज से टेलर ने कहा कि उसकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज हम कैसे करते हैं। क्लास जस्ट होल्ड ऑन सेकंड। अच्छा क्लास, आई एम बैक, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ी सी, क्योंकि जब घर में आप पढ़ा रहे होते हैं तो बिट ऑफ इंटरप्शन होती है, ऑल्दो आई हैव फाइंड अ क्वाइट रूम। ठीक है, अच्छा, आई वाज देयर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के इसके स्टेप्स हैं, और पहले स्टेप के अंदर थे कि साइंटिफिक स्टडी सो दैट दे कैन प्लान इन अ वे टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो स्टेप है ये अगेन क्लास लास्ट टाइम मैं करवा चुका हूँ, इफ आई विल बी बिट क्विक, तो ऑल्दो हो चुका है, लेकिन स्टिल बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर जो है मैं क्वेश्चंस लूंगा, और अगर कुछ चीज ना समझ तो हम इसको फर्दर देख लेंगे। अच्छा, सिलेक्ट, ट्रेन एंड डेवलप द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर ईच जॉब। हर आदमी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, उसके लिए उस लिहाज से कुछ सुटेबल नहीं है, तो आप सिलेक्ट करें, ट्रेन करें, तो जो आदमी जिस काम के लिए बेहतर है, सुटेबल है, उसी आदमी को उस जॉब के ऊपर लगाएं। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ कि जो कंप्यूटर इलिटरेट है और उसको आप कंप्यूटर पे बिठा दे तो वो काम कर नहीं सकता। जिस आदमी की इतनी बिल्ड अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है फिजिकली, और उससे अगर आप हैवी काम लें और फिजिकल काम लें तो वो उसको नहीं कर सकेगा। ठीक है, एंड दैट्स इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ। ठीक है, कैसे उस लिहाज से साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ आपने करनी है। मैनेजर्स मस्ट प्रोवाइड डिटेल इंस्ट्रक्शन टू वर्क to ensure work is carried out in a scientific way। इसके अंदर मैं बताया था कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि
आप काम करने की डिटेल इंस्ट्रक्शन देते ही नहीं है, लोगों को प्रॉपर ट्रेन ही नहीं करते। जैसे एक मशीनरी है, उसके एसओपीज, उसको ऑन ऑफ करने चलाने की इंस्ट्रक्शंस ही नहीं आपने दिया, और आपने एक एक बारीक बीनी से उनको नहीं बताया हुआ, या स्टेप स्टेप नहीं उनको ट्रेन किया, और इंस्ट्रक्शन नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। जब वो स्टाफ वेल ट्रेंड नहीं है, इंस्ट्रक्शन सही नहीं दी हुई है, तो वो आपका काम नहीं कर सकता। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि रिटन डाउन चीजें होनी चाहिए। बहुत लोग जो हैं, वो बहुत कंपनीज रिटन डाउन चीजें नहीं रखते, ट्रेनिंग्स के मैनुअल्स नहीं होते, इंस्ट्रक्शंस के मैनुअल नहीं होते, जिसकी वजह से अगर कोई उसको प्रॉब्लम है तो लेटली वो उसको दोबारा से और मैनुअल्स के अंदर देख ले, और जो ट्रेनर है ट्रेन कर रहा है तो एक ही तरीके से और एक ही बेस्ट मेथड से उसको ट्रेन करे और इंस्ट्रक्शन दे। ये चीजें लैक हो रही हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो डिटेल इंस्ट्रक्शन उस चीज को दे। और सम टाइम ट्रेनिंग के अंदर लोग पूछते हैं कि आपको कोई मसला तो नहीं, कोई इश्यू तो नहीं, आप प्रेशर फील तो नहीं कर रहे, ये चीज समझ आ रही है, ये जो काम है करने की जो एसओपीज है या स्टेप्स हैं, प्रोसीजर हैं, वो क्लियर हैं। तो ये इस लिहाज से वो कहते हैं कि डिटेल इंस्ट्रक्शन दें, ताकि वर्क जो है वो कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक वे, इन अ प्रॉपर मैनर में। ये फोर्थ डॉट नहीं है, लेकिन इट्स अ फोर्थ प्रिंसिपल। ठीक है, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ टेलर, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। डिवाइड वर्क बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर्स, ठीक है, इक्वली उसने क्या अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल टू प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग द वर्क एंड वर्कर्स कैरी आउट द टास्क। ठीक है, आपने जो काम को है वो इक्वली डिवाइड करना बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड योर वर्कर्स, ये इसके अंदर वो कह रहा है टेलर। ठीक है, अच्छा क्लास, अगर इसमें काफी पॉइंट्स जो हैं इस पिग आयरन स्टडी के ऊपर हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सामने है। मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लें, तो इसको अभी से ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये जो सारे पॉइंट्स है, इसके 4 प्रिंसिपल और टेलर की जो साइंटिफिक थ्योरी है, ये सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, यू हैव 5 मिनट्स। 2:02 हुए हैं, 2:08 पे हम डिस्कस कर लेते हैं, 8 to 10 पे। ठीक है।
अच्छा जी क्लास, कल से जो है ये इलस्ट्रेशन मैंने आपको दी थी, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आपको आवाज ना आई हो। नाउ आई हैव गिवन यू 5 मिनट्स, और जो हम टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उसमें ये सारी क्लियर है। अगर अब इसको देखा जाए तो टेलर सजेस्टेड दैट इफ वर्कर वर मूविंग 12.5 टन्स ऑफ पिग आयरन पर डे, अगर वर्कर मूव कर रहे हैं 12.5 टन ऑफ पिग आयरन एक दिन के अंदर, और अगर उनको इंसेंटिव दिया जाए बाय मनी, यानी कि ज्यादा पैसे दिए जाएं और उन्हें कहा जाए कि आप कोशिश करें कि 47.5 टन पर डे मूव करें, ठीक है, इंसेंटिवाइज्ड इंसेंटिव दिया जाए बाय मनी एंड ट्राई टू मूव 47.5 per day, left to their own devices they could probably become exhausted and fall to reach their goal, ठीक है। उससे आगे कि हाउएवर बाय फर्स्ट कंडक्टिंग एक्सपीरियंस, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेस्टिंग दैट वाज नेसेसरी, जिसके अंदर उसने देखा कि कितना इनको रेस्ट चाहिए इन ऑर्डर टू मूव 47.5 टन पर डे। एक तो रेस्ट भी है श्योरली, लेकिन अगर वो ज्यादा मूव करेंगे तो उसके अगेंस्ट उनको पैसे भी मिलेंगे। द वर्कर्स मैनेजर को डिटरमाइन द ऑप्टिमल टाइम ऑफ लिफ्टिंग एंड रेस्टिंग, ताकि जो मैनेजर है वो आइडेंटिफाई कर सके कि इतना टन लिफ्ट करने के लिए उसको कितनी रेस्ट चाहिए और कितना टोटल टाइम चाहिए, सो दैट वर्कर कुड लिफ्ट 47.5 टन पर डे विदाउट टायरिंग, बगैर थके वर्कर इजीली 47.5 टन ऑफ आयरन जो है वो पिक कर सके। ठीक हो गया। क्या हुआ, हाउएवर ओनली 1/8 ऑफ पिक आयरन वर्कर्स वर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, सारे नहीं कर सके 1/8 ऑफ पिग आयरन वर्कर्स उस फिजिकल काम को 47.5 टन को कर सके। दे वर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा फिजिक नहीं रखते थे, बट दे फिजिकल कैपेबिलिटीज वर सूटेड टू मूविंग पिग आयरन, लेकिन इतनी थी काबिलियत उनकी जिस्मानी तौर पे कि वो 47.5 टन को मूव कर सके एक दिन के लिए, एक दिन के अंदर, जिसके अंदर एक्स्ट्रा टाइम भी इन्वॉल्व हो सकता है और उनका रेस्ट पीरियड भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और मैनेजर ने वो सारी चीजें, एक्स्ट्रा टाइम एंड रेस्ट आइडेंटिफाई कर दिया, एंड दैट वाज द वन बेस्ट मेथड कि हाँ भाई इतना टाइम है, इसमें इतनी इनको ब्रेक्स मिलेंगी, तो वो वर्कर्स, ठीक है, कैपेबल हो जाएंगे 47.5 टन पर डे विद बगैर थके इस आयरन को लिफ्ट करने के लिए। So that is the experiment and that's a scientific study जो कि बेस थी, जिसके ऊपर तजर्बा किया उन्होंने कि इतना टाइम, इतनी रेस्ट और इतनी मनी उसके अगेंस्ट देंगे तो वर्कर्स जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, एक नॉर्मल फिजिक के साथ, फिजिकल कैपेबिलिटी के साथ 47.5 टन को एक दिन के अंदर उठा सकते हैं। This lead Taylor to suggest that workers should be selected according to how well they are suited for job। और अगर हम इसके सेकंड पॉइंट को देख लें, ठीक, मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर ईच जॉब। और ओवरऑल अगर हम टेलर की इस पूरी थ्योरी को देख लें तो पूरी थ्योरी के अंदर उसने बता दिया कि वन बेस्ट वे, ठीक है, जो टेलर की थ्योरी कहती है कि वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब आइडेंटिफाई कर लिया जाए, which is our hair, ठीक है, एंड दैट्स अ साइंटिफिक मेथड जो मैनेजर ने एक्सपीरियंस किया, देखा सारे नहीं कर सकते लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो सूटेबल हैं उस जॉब को करने के लिए, और वो एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट अदर ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर भी कर सकते हैं और उसमें से सूटेबल कैंडिडेट निकाल के और जो रिक्वायरमेंट उनको इस पिग आयरन को 47.5 टन पर डे मूव करनी है वो लोगों के ग्रुप को वो सेपरेट कर सकता है, एंड दैट्स अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। और सूटेड पीपल हैं और वन बेस्ट मेथड भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, कितना टाइम, कितनी ब्रेक और उसके अगेंस्ट कितनी मनी इनको दी जाए, जिसके ऊपर वो 47.5 टन पर डे विदाउट टायरिंग जो है इसको पिक कर सकते हैं। आई होप इस इलस्ट्रेशन की वजह से आपको काफी क्लियर होगी टेलर का साइंटिफिक मेथड। अच्छा, नेक्स्ट जो थी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, इसकी 3 नीड्स हमने की थी, ठीक है। आई विल टेक क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर इंशाल्लाह। टाइम हो गया मेरे पास, 15 मिनट्स आई बिलीव मेरे पास होते हैं, तो उसमें मैं इंशाल्लाह दे लूंगा, ठीक है। कल जो हमने देखी थी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो की मैंने जैसा कि बताया कि उसने हायरार्की बनाई हुई है जिसके अंदर उस हायरार्की के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स उसने बताए हैं। एक तो इसकी हायरार्की ऑफ नीड्स का जो कुछ हमने कल पढ़ ली थी, आपको पता भी होगी,
और आज भी पढ़ के देखेंगे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगी। हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर इसके बनाने का मकसद ये है कि मैनेजर्स आइडेंटिफाई कर सकें कि मेरे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल के मेरे अंडर जो लोग आ रहे हैं उनमें किस किस लेवल के ऊपर ये लोग जॉब कर रहे हैं और हर लेवल के ऊपर उस शख्स की जरूरत क्या है। ठीक है, अगर वो एक लेबर है तो श्योरली वो चाहेगा मुझे रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ठीक है, उसके साथ उसको सिक्योरिटी की भी जरूरत होगी, सोशल सिक्योरिटी भी एज वेल एंड जॉब सिक्योरिटी एज वेल भी। ठीक है, और फिर वो सोशली भी इंटरेक्ट करेगा। देन उससे अबव जो है वो फर्दर अगेन अनदर लेवल के ऊपर है। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब्स हर एक को चाहिए होती है। तो इन लेवल्स को जो है जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है, जब मैनेजर देखता है कि ये डिफरेंट हायरार्की जो मैस्लो ने दी है और उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है डिफरेंट लेयर्स ऑफ पीपल, ऑपरेशनल लेवल को कैसे देखना है, मिडिल लेवल को मैंने कैसे देखना है, और मैनेजर लेवल लोगों को, पीपल को मैंने कैसे जो है वो मैनेज करना है, अकॉर्डिंग टू दिस मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, तो ये वो हायरार्की दी हुई है और मैनेजर आइडेंटिफाई कर लेगा हर पर्सन को कि हाँ भाई ये हायरार्की के किस जगह पे फॉल करता है और इसकी नीड्स क्या हैं, और अब अगर उसकी ये नीड्स फुलफिल हो जाएंगी तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे हम वन बाय वन इस हायरार्की को देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। 3 हायरार्की लेवल हमने कल भी देख ली थी। ठीक है, यहाँ पे कहता है मैस्लो थ्योरी सजेस्ट दैट विद इन एन ईच एम्प्लॉय देयर इज अ हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, एज आई सेड, एंड द इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई ईच लेवल बिफोर दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट। The employee will seek to satisfy the 5 hierarchical needs from bottom to top, और जो है वो एम्प्लॉय चाहेगा कि मेरी ये नीड्स जो हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और सेम एम्प्लॉयर भी ये चीज देखेगा कि हाँ उसकी अब कौन सी नीड फुलफिल हो चुकी है, नाउ इज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल, या उस एम्प्लॉय का अकॉर्डिंग टू उसकी डेमोग्राफी, उसकी एक्सपीरियंस, उसके क्वालिफिकेशन के किस लेवल के ऊपर है, क्या लेवल वो डिजर्व करता है, एंड व्हाट ही इज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल, जहां से वो इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, अगर हम इसी हायरार्की को देखें, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसकी इसी जो है जो कह सकते हैं डायग्राम को देख लें तो यहाँ पे बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड है। ये क्या है? इट्स अ बेसिक सैलरी, ठीक है, सेफ वर्किंग कंडीशंस, और अगर हम नेक्स्ट को देख लें तो जॉब सिक्योरिटी है, फ्रेंच बेनिफिट्स हैं, सोशल को देख लें तो कंपैटिबल वर्क ग्रुप है, फ्रेंडशिप एट वर्क, लास्ट टाइम जैसे मैंने कहता है इंसान एक माशरती हैवान है। ईगो को हम देख लें, ठीक है, तो ईगो मेरिट, पे इंक्रीज, हाई स्टेटस जॉब टाइटल है, ठीक है, एंड देन सेल्फ फुलफिलमेंट, चैलेंजिंग जॉब, क्रिएटिव टास्क डिमांड्स, एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, अचीवमेंट इन वर्क। ठीक है, ये है। अब इसको वन बाय वन हम एक एक देख लेते हैं। ये सब इस जो है वो पैराडाइम के अंदर जो मौजूद थी। ठीक है, हायरार्की फर्दर एक्सप्लेन, होल्ड ऑन अ सेकंड, यस। अच्छा जी, मैस्लो हायरार्की एक्सप्लेन, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मे बी इफ द वॉइस इज क्लियर देन आई विल टेक द क्वेश्चन बाय देन। Acha, Maslow theory may be summarized and simplified by saying that everyone wants certain things throughout life, and these can be placed in 5 ascending categories. As I said, basic or physiological needs, the thing needed to stay alive, food, shelter and clothing. Such needs can be satisfied by money. ये वो needs हैं जो कि पैसे से satisfied की जा सकती हैं। ठीक है, ये बुनियादी needs हैं, जरूरत है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इसके अंदर कहता है पीपल वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, द consequences of sickness and retirement, as well as being safeguarded against unfair treatment.
अच्छा, अनफेयर ट्रीटमेंट इज अ वेरी ह्यूज। अगर हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें, जैसे एज आई सेड के उनको चाहिए अपनी जॉब प्रोटेक्शन भी। जैसे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की जॉब वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा जो है प्रोटेक्शन है, तो मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी जॉब बहुत ज्यादा सिक्योर है, तो उसकी ये नीड तो फुलफिल हो रही है और ये सेटिस्फेक्शन उसको है, और इसी वजह से वो मोटिवेटेड भी है कि हाँ भाई मुझे नौकरी से कोई आराम से नहीं निकाल सकता अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा हो। तो ये उसको फियर या ये फैक्टर, फियर फैक्टर उसके जहन में नहीं होगा कि मुझे जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो वो वर्क क्या करेगा, बेटर करेगा, ये नीड उसकी फुलफिल है, और दैट्स वन ऑफ द प्राइम मोटिवेशन। ठीक है। अब जैसे अगेन पाकिस्तान में मैं सेठ की नौकरी की बात करूं तो बाज ऐसे भी देखे हैं कि बाज कंपनीज के अंदर 5-6 साल आदमी को 6 साल से 10 साल से काम कर रहा है, और थोड़े से इख्तलाफ की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम या उसके अगर इश्यूज आए हैं तो उसको निकाल दिया गया, जो कि सेंस ऑफ अनसिक्योरिटी पैदा कर देता है अदर एम्प्लॉयज के अंदर। ये चीजें एचआर के अंदर देखनी चाहिए कि ऐसी सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी और अनसिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन द एम्प्लॉयज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं होगा, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ही डजंट फील सिक्योर, तो वो परफॉर्मेंस भी उसकी बेटर नहीं होगी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है। these needs can be satisfied by the rules of employment। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के रूल क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, सेठ की नौकरी के अंदर वो खड़े खड़े निकाल सकते हैं अगर सेठ साहब को कोई चीज उनकी अच्छी नहीं लगी है, या सेठ साहब की किसी बात से उन्होंने इख्तलाफ कर दिया है और अब उसको पेनलाइज कर रहे हैं, और एक वक्त आ गया उसको फिर निकाल दिया, और सम टाइम ये ऐसा भी देखा है कि फौरन से निकाल दिया। ठीक है, तो उसके लिए क्या, सेटिस्फाइड बाय द रूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट के रूल क्या है। काउंसलिंग होती है, एक काउंसलिंग, दो काउंसलिंग, तीन काउंसलिंग, फिर एक डिसिप्लिनरी होती है, फिर सेकंड डिसिप्लिनरी होती है, और फिर थर्ड डिसिप्लिनरी होती है। ये मैं आपको एक ऑफिशियल और एक आइडियल इन्वायरमेंट के अंदर बता दूं, उसके बाद फिर उसको क्या है, थर्ड डिसिप्लिन पे उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये दीज आर द रूल्स, वो रूल्स डिफाइन करें ताकि उसको भी पता हो कि हाँ भाई मेरी काउंसलिंग हो रही है या अभी मुझे डिसिप्लिन मिल गई है। ठीक है। पेंशन स्कीम सिक्योरिटी पे देती है, सिक फंड अगर आप बीमार हो गए दैट्स अ सिक्योरिटी, और एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन, दीज आर द रूल्स जो पाकिस्तान के अंदर भी इन प्लेस हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है। जो अच्छे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, वहां पे ये सारी चीजें इन प्लेस हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी नीड्स दैट्स अ मोटिवेटर, और ये वाकई एक लेयर है, हायरार्की है, कि पहले अगर रोटी कपड़ा मकान है तो उसके बाद आदमी क्या देखता है कि मेरी सेहत ठीक है, मुझे पेंशन मिलेगी, मैं जॉब के ऊपर निकाला तो नहीं जाऊंगा, जॉब खत्म तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड हैं। सोशल नीड, लास्ट टाइम ही मैंने कहा था कि इंसान एक माशरती हैवान है। ठीक है, और आजकल अगर आप कोरोना के केस के अंदर देखें तो दीज आर द नीड्स, लोग अब फेड अप हो गए, तंग आ गए और चाहते हैं कि वो बाहर निकलें और इंटरेक्ट करें, लोगों से मिलें, रिश्तेदारों की तरफ जाएं। लेकिन ऑन द जॉब क्या है, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जॉब, तो क्या है कि जिस जॉब के अंदर है वहां पे आपका कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसी है। मैंने आपको लास्ट टाइम कल भी मैं जिक्र कर रहा था कि बाज लोगों ने, अगर लेस सैलरी है और एक लेस रेप्यूटेड कंपनी है, लोग उसकी तरफ चले गए, क्योंकि वहां पे उन्होंने देखा कि वहां पे एक तो जॉब सिक्योरिटी है और वहां का कल्चर बहुत अच्छा है, वहां पे जॉब करते हुए यू एंजॉय ओवर देयर। ठीक है, और वहां के लोग, वहां पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, लोग भी ठीक हैं, बॉस भी ठीक है, और वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है। सो दैट्स व्हाई द पीपल मूव ओवर देयर। क्या कहते हैं, the vast majority of people want to be a part of a group and it is only through group activity that this need can be satisfied। group activity के थ्रू ये नीड सेटिस्फाइड हो सकती है। इसके ऊपर हम फर्दर आगे भी देखेंगे, इसके ऊपर पूरी पूरी रिसर्च पेपर्स हैं। एक आता है कॉप्स, कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिसेस, पीपल ऑफ लाइक माइंडेड, आपको एक तर्ज के लोग, लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं, आपका अच्छा ग्रुप मिल जाता है, बन जाता है, कल्चर अच्छा होता है, तो यू एंजॉय वर्किंग ओवर देयर। So thus the way that work is organized, enabling people to feel part of a group। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कल्चर ऐसा नहीं है, ब्लैंड कल्चर नहीं है, अच्छी वैल्यूज हैं, तो आप क्या करते हो, एक अच्छा टीम वर्क है और यू फील पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, और उस कंपनी के अंदर आप एंजॉय करते हो। इज अ फंडामेंटल टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड, ये फंडामेंटल है, आप नीड जो है उसको जो है वो सेटिस्फाई
होती है आपकी। इसको दूसरे लफ्जों में सोशल नीड्स को ऑथर ने लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, मैंने कल बताया था, इसको लव एंड बिलोंगिंग नीड्स भी कहते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप, ठीक है, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, ठीक है, दीज आर द नीड्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ये जो है कल नहीं करवाई थी, ईगो नीड्स हैं। दी नीड्स, ईगो, ईगो से मुराद क्या है? ईगो से मुराद है अना, अगर लिटरली हम बताएं इसको, ईगो नीड्स भी कहते हैं और एस्टीम भी है, रिस्पेक्ट, इज्जत। तो ये वो नीड्स हैं जो कि नेक्स्ट टू द हायरार्की ऑफ द सोशल नीड्स हैं। ये क्या है इसके अंदर, अगर मैं आपको बताता चलूं तो समटाइम ऑथर ने ईगो नीड्स को यानी कि अना या एस्टीम, रिस्पेक्ट, इज्जत की नीड्स भी कहा गया है। इसमें मैस्लो ने इसको फर्दर क्लासिफाई किया है दो चीजों के अंदर, ठीक है, दो कैटेगरीज में की है। एक, वन इज द एस्टीम फॉर वन सेल्फ, अपना, अपनी डिग्निटी, अचीवमेंट, मास्टरी इन अ वर्क, और फिर क्या है, इंडिपेंडेंस। मैस्लो कहता है कि ये एस्टीम फॉर वन सेल्फ है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। और सेकंड कैटेगरी क्या है, द डिजायर फॉर रेपुटेशन और रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरे कितना एक्नॉलेज करते हैं, कितने रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, लाइक स्टेटस और प्रेस्टीज। ठीक हो गया। मैं अगेन दोबारा से दोहरा रहा हूं जो इसके अंदर यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन में है कि ईगो नीड्स को मैस्लो ने क्लासिफाइड किया है दो कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। वन इज द एस्टीम फॉर वन सेल्फ, खुद अपनी डिग्निटी, अचीवमेंट, इंडिपेंडेंस, मास्टरी, ठीक है। और सेकंड, द डिजायर फॉर रेपुटेशन और रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, लोगों की तरफ से क्या एक्नॉलेजमेंट मिलती है, क्या रिस्पेक्ट है और क्या रेपुटेशन है, ये सेकंड कैटेगरी है। एक अपनी खुद की और दूसरी लोगों की तरफ से। और सेकंड कैटेगरी में वो कहता है जैसे स्टेटस है, प्रेस्टीज है। अब इसको देख लेते हैं क्योंकि ये आपके सामने है, ठीक है। क्लास आपको मैंने नोट्स सेंड कर दिए हुए हैं, अगेन उसके बारे में मैं दोबारा से कोऑर्डिनेशन से कहूँगा कि आपको सब एज ए ग्रुप ईमेल कर दी जाए, वो सारा लिंक वो भी हो जाएगा। कल कुछ को मैं दे सका हूँ, बाकियों को मैंने नहीं सेंड किए। उसमें इसकी फर्दर डिटेल के अंदर टॉपिक मौजूद है और वो ऑलरेडी मैं काफी बच्चों को वो मिल चुका है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरीज के अंदर ये वो वाले नोट्स हैं जो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, जो मैं बच्चों को दे चुका हूँ, इसमें मैस्लो की डिटेल के अंदर मौजूद है। बाकी डोंट पैनिक, आपको मिल जाएंगे। आज कोऑर्डिनेशन से बात करूंगी कि सबको वो एक जो ग्रुप बना हुआ है या आपकी ईमेल्स उनके पास मौजूद होंगी, सबको ये सारे नोट्स मिल जाएं। ये वो नोट्स हैं जो ऑलरेडी मैं जितनों को भी मैक्सिमम को सेंड कर सका मैंने भेज दिए हैं। उसके अंदर मैस्लो की और टेलर की और रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये सारी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इंशाल्लाह जिनको नहीं मिली उनको भी मिल जाएगी, डोंट पैनिक अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि आगे बुक के अंदर रूम्स की थ्योरी है, फर्दर थ्योरीज हैं, सॉरी टू से कि उसमें इतनी डिटेल नहीं है और सेपरेटली कैटेगराइज नहीं किया हुआ। अच्छा, ईगो के ऊपर आया था कि एक अपनी वन सेल्फ, अपनी डिग्निटी, और दूसरे क्या लोग क्या कहते हैं, व्हाट्स स्टेटस ऑफ योर जॉब, प्रेस्टीज क्या है, ठीक है। अब वी कम बैक टू दिस बुक जो इस नोट्स के अंदर है। ईगो नीड्स, दीज नीड्स मे बी एक्सप्रेस एज वांटिंग द एस्टीम, ठीक है। और एस्टीम मैंने क्या क्या है, इज्जत, अगर लिटरली मानना, रिस्पेक्ट ऑफ अदर पीपल एंड थिंकिंग वेल ऑफ वन सेल्फ। दोनों कैटेगरी यहाँ पे आ गई। अदर पीपल, लोग क्या सोचते हैं, स्टेटस क्या है आपका, और वन सेल्फ, खुद से अपनी नजर के अंदर क्या डिग्निटी है, मास्टरी, इंडिपेंडेंस क्या है, अचीवमेंट क्या है। While status promotion can offer short-term satisfaction, status और promotion short-term satisfaction देती है, building up the job itself and giving people a greater say in how work is organized gives satisfaction of a more permanent nature. ठीक हो गया। Status and promotion can offer short-term satisfaction. One category is status, how the people look like, and second, building up the job itself, अचीवमेंट, इनर साइड जो मैंने बताया था, ठीक है, मास्टरी, इंडिपेंडेंस, दैट्स इज टॉकिंग, बिल्डिंग अप द जॉब इटसेल्फ एंड गिविंग पीपल अ ग्रेटर से इन हाउ देयर वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड गिव्स सैटिस्फैक्शन ऑफ ए मोर परमानेंट नेचर, ठीक है। एन एग्जांपल उसका क्या, अगेन यही चीज आती है,
might be being asked to lead groups on a course. ये that's a one self. पहली कैटेगरी यहाँ पे खत्म हो गई है, while status and promotion can offer short term satisfaction. और पहली कैटेगरी क्या थी कि लोग क्या कहते हैं, स्टेटस क्या है, वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन खुद से अपना वर्क अचीवमेंट मास्टरी वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म है। और उसमें वो कहता है अपनी जॉब के अंदर अगर उसे ये कहा जाए, ठीक है, टू लीड ग्रुप्स ऑन ए कोर्स, ग्रुप्स को लीड करें, वो क्या है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। और ये चीज कौन सी कैटेगरी है, एस्टीम फॉर वन सेल्फ, यू फील प्राउड इन दैट कि हाँ भाई मैं इतना कैपेबल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी मास्टरी अपने काम के अंदर, कि मुझे कहा गया है कि आपने लीड करना है ग्रुप, एक या ग्रुप या ग्रुप्स को एक कोर्स के अंदर, एक काम के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक हो गया। ये आपके नोट्स के अंदर फर्दर डिटेल इसकी मौजूद है। सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, ठीक है, ये इसकी हाईएस्ट लेवल है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। दिस इज क्वाइट सिंपल, द नीड टू अचीव समथिंग worthwhile in life, जो लाइफ के अंदर उनका एम है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो अल्टीमेट बनना चाहते हैं, उससे ऊपर कोई लेवल नहीं है, that's a self fulfillment need. It is a need that is satisfied only by continuing success, for example opening and running a new office. ठीक हो गया, I will repeat it, for example opening and running a new office, ठीक है। समटाइम बाज लोग ऐसे होते हैं, अगर मैं आपको इसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ए पर्सन बताऊं कि बाज लोग ये चाहते हैं कि दे वांट टू बी देयर ओन बॉस, अ बिट ऑफ रिलेशन विद दिस एग्जांपल ओपनिंग एंड रनिंग अ न्यू ऑफिस। जॉब कर लेंगे, जॉब में मास्टरी हासिल कर लेंगे, जॉब के अंदर ग्रो कर लेंगे, बट स्टिल अंदर से कुछ ना कुछ गैप होगा और खालीपन होगा। और वो क्या होगा कि वो चाहते हैं कि वो अपना कुछ ना कुछ सेटअप करें और अपनी कोई ना कोई एक एम्पायर बनाएं, बिजनेस करें, अपनी कंपनी बनाएं, ठीक है। तो अगर वो उसके अंदर है और जब वो बना लेता है, ठीक है, और एक अपना ब्रांड बिल्ड कर लेता है, कंपनी खोल लेता है, तो वो देन ही विल से कि या दैट्स अ सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, मैंने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन ये जो है रियल में चाहता था। अगर इन द जॉब अगर हम बताएं, ये तो हो गया एक बिजनेस करने के, उसने अपना ब्रांड बिल्ड कर दिया और ये उसका एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था। यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल ओपनिंग एंड रनिंग अ न्यू ऑफिस। आपकी एक बैंक की नई ब्रांच ओपन होती है, आपकी ऑडिट फर्म की एक आप कराची में हेड ऑफिस आपने ओपन किया और आप लाहौर के अंदर जो है वो ओपन करना चाहते हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो, न्यू मार्केट्स के अंदर एंटर होना चाहते हो, और अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल आपको वहां पे इंचार्ज बना के भेज दिया जाता है कि ये ऑफिस आपने रन करना है, चलाना है, और ये ऑफिस आपकी वजह से हम ओपन कर रहे हैं कि यू विल बी बॉस ओवर देयर, ठीक है। और सेल्फ फुलफिलमेंट के अंदर इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। डिजायर, इसके अंदर ऑथर कहता है डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, ठीक है। अगेन आई विल रिपीट, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, वो डिजायर कि जो अल्टीमेट उसका पैशन था, उसका गोल था, जो आदमी बनना चाहता था वो बन गया, ठीक है। so, जैसे कि वो शख्स डिफरेंट जॉब्स की, उसने डिफरेंट काम किए, लेकिन वो अपनी ओन कंपनी बनाना चाहता था, कंग्लोमरेट बनाना चाहता था, ब्रांड बिल्ड करना चाहता था, और फिर जॉब छोड़ के उसने वो किया, अपना ब्रांड बिल्ड किया, उसको एक सक्सेस दी, और उसकी प्राइमरी मोटिवेशन मनी नहीं थी, उसकी थी कि ये कामयाब हो जाए और एक एक वेल नोन हो, एक ब्रांड हो, दुनिया जाने। ही डिड इट, दैट वाज हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज हिज सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। इस एग्जांपल में अगर न्यू ऑफिस है, तो अगर उसको एक नई मार्केट के अंदर लाइक लाहौर ब्रांच का उसको एक इंचार्ज बना के भेजा और उसको कहा कि यू विल बी अ रीजनल डायरेक्टर और ऑफिस मैनेजर ओवर देयर इन दैट सिटी, दैट इज अ सेल्फ फुलफिलमेंट। ठीक हो गया। अच्छा जी क्लास, से कि ये तो जो कल की ही चीजें थी, ठीक है, उसी से रिलेटेड थी। इसके बाद आती है रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल। इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ऑल्दो
इसको हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ से इसको मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में रूम्स को पहले करवा दूंगा। ऑल्दो आई हैव प्रिपेयर्ड अबाउट द रूम, लेकिन हर्ज़बर्ग की थ्योरी जो कि मैं समझता हूँ इट्स अ बिट ऑफ simple, and I want to tell you about the Herzberg's theory. Herzberg's की टू फैक्टर थ्योरी, आज हम इसको देखेंगे कि Herzberg's के टू फैक्टर थ्योरी क्या कहती है। सिंपल अगर हम देख लें, इट्स अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। दीज आर ऑल द थ्योरीज अबाउट द मोटिवेशन के हाउ द एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड। जैसे कि मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर हमने देखा कि अगर उनकी एक नीड फुलफिल होती है उस लेवल पे, देन ही विल गो फॉर द सेकंड नीड। ये फुलफिल हो जाती है तो फिर वो थर्ड के ऊपर, फोर्थ के ऊपर और फिफ्थ नीड के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे अगेन हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी है। अगेन इट्स अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। फर्स्ट इज द हाइजीन फैक्टर है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है, सफाई सुथराई से रिलेटेड है, और सेकंड इज द मोटिवेटर। इनको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं और इसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं। जो इनसाइड से लोगों की मोटिवेशन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। Herzberg's needs-based theory identified two sets of factors on the basis that they motivate in different ways, ठीक है। As we are studying motivation theory, तो इसके अंदर हर्ज़बर्ग कहता है कि नीड बेस्ड थ्योरी जरूरत के मुताबिक आइडेंटिफाई टू सेट्स ऑफ फैक्टर ऑन द बेसिस दैट दे मोटिवेट इन डिफरेंट वेज, ठीक है। हाइजीन फैक्टर है। क्लास में आपको थोड़ा सा इससे पहले अगर बताता चलूं, मेरे एक कोलीग हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने वोल्टा बैटरी को स्टडी किया, ठीक है। वोल्टा बैटरी को उन्होंने जब स्टडी किया तो वोल्टा की उस वक्त ये था कि 19% जो है जो उसके प्रॉब्लम्स आते थे, एरर्स आते थे, और रिटर्न रेट था वोल्टा बैटरीज का। तो जब उन्होंने उसको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर एम्प्लॉयज की हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स नहीं है। वहां पे उनकी हेल्थ से रिलेटेड एम्प्लॉयज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 120 और 130 एम्प्लॉयज थे, और उनके वॉशरूम्स कितने थे, 4 वॉशरूम्स थे, और 4 वॉशरूम्स के अंदर से भी 2 वॉशरूम्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे, और जो 2 थे, आप बर्डन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी वजह से 2 जो ऑपरेशनल थे वो कितने गंदे थे, ठीक है। फिर एक और चीज उन्होंने आइडेंटिफाई की है, इट्स रिलेटेड टू द हाइजीन। उन्होंने क्या कि जो एम्प्लॉयज को ब्रेक दी जाती थी, 1 घंटे की ब्रेक दी जाती थी, और पूरी फैक्ट्री के अंदर जो है बीच में कोई भी कैंटीन नहीं थी एम्प्लॉयज की। लोग बाहर जाते थे, एक तो टाइम भी बहुत ज्यादा स्पेंड कर देते थे, 1 घंटे की जगह 1.5 से 2 घंटे की ब्रेक, 1.5 घंटा पौने 2 घंटे की ब्रेक को ले लेते थे। और फिर उसके साथ साथ क्या होता था कि वहां की जो बाहर की फूड वो यूज करते थे, जिसकी वजह से वो हाइजीनिक नहीं थी, उनको हेल्थ इश्यूज होते थे, एम्प्लॉयज जो है जॉब के ऊपर भी परफॉर्म वेल नहीं कर सकता था, और उनकी सिक लीव्स भी थी। तो कहते हैं काफी फैक्टर्स हमने हाइजीन के आइडेंटिफाई किए, और फिर हमने सेठ को बताया, और सेठ वाज नॉट विलिंग टू ओपन अ कैंटीन विद इन द प्रेमिसेस। तो कहते हैं वो सेठ भी जो है वो अगेन मनी की लैंग्वेज समझता है। फिर वी डिड कैलकुलेशन, और हमने कैलकुलेशन बताई, और उसके अंदर जो टाइम आपके जो ढाबे के ऊपर एम्प्लॉयज बाहर जाते हैं, और बाहर जाने आने में जो टाइम कंज्यूम करते हैं खाना खाने में और नमाज के लिहाज से, तो वो जो टाइम आपका पर एम्प्लॉय अगर ऑन एवरेज 15 मिनट्स भी एक दिन का जाया कर रहा है, तो उसकी हमने कैलकुलेशन निकाल के बताई कि उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी लेस हो रही है इन टर्म्स ऑफ मनी या वेजेस एंड सैलरी यू आर पेइंग। और उस कैलकुलेशन का डेली, वीकली एंड मंथली क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो जब ये चीज हमने उसे समझाई तो देन ही अंडरस्टैंड्स और ही एग्रीज कि ठीक है। और फिर ये भी हमने उसको हाइजीन फैक्टर बताया कि जो आपके अंदर होगा आपके कंट्रोल में होगा, और अगर आप उसको आउटसोर्स भी करते हैं तो आप उसको बताएं कि दीज आर द हाइजीनिक एसओपीज या कंडीशन या फैक्टर्स यू हैव टू टेक इनटू केयर, ताकि हमारे एम्प्लॉयज को जो है वो एक अनहेल्दी फूड ना मिले। अच्छा, फिर जब इन्होंने स्टडी करके अपनी स्टडी की रिपोर्ट दी और वो चीजें इन प्लेस आई, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही सेड कि उसकी जो बैटरी की जो है, इट्स सिर्फ हाइजीन फैक्टर, देयर वर लोड्स ऑफ अदर फैक्टर्स, 24 वेरियस आइडियाज से जिनको वेरियस एरियाज से जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया,
जो कि नीड्स टू इम्प्रूवमेंट, सम ऑफ द मार्केटिंग इश्यूज, सम ऑफ द ऑपरेशनल इश्यूज, एचआर से रिलेटेड इश्यूज काफी थे, सैलरीज के भी थे और हाइजीन के इश्यूज भी थे। लाइक 24 एरियाज के अंदर उन्होंने सजेशंस दी, और उनके जब इन सजेशन को विद देयर कोलैबोरेशन कुछ इनपुट्स उन्होंने भी दी, जब इन प्लेस किया तो कहते हैं जब हमारा सोल्यूशन इन प्लेस हुआ तो उसके बाद वोल्टा बैटरीज की 19% से जो उनको मार्केट के अंदर से उनकी बैटरीज का रिटर्न रेट जो आता था वो डिक्रीज होके 2% पे रह गया, 2 to 3% वो कहते हैं। तो दीज फैक्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट, और ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, जैसे कि हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी के अंदर है। व्हाट्स हाइजीन फैक्टर क्या कहता है? मस्ट बी एड्रेस टू अवॉइड डिससैटिस्फैक्शन, ताकि एम्प्लॉयज क्या हो, डिससैटिस्फाइड ना हो। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर स्टाफ ट्रीटमेंट, हाउ यू हैव टू ट्रीट योर स्टाफ, आपने उनसे कैसे डील करना है, तो वो अच्छी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बने होंगे तो वो बेहतर हैं आपके लिए, ठीक है। एम्प्लॉयज के हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिए हुए हैं तो उससे उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, बेटर होगी, ठीक है। सुटेबल लेवल एंड क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, ठीक है, आपने देखना है हर लिहाज से इन टर्म्स ऑफ हेल्थ हाइजीन आपके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इन प्लेस हैं, जो एसओपीज बने हुए हैं काम करने के, वर्किंग कंडीशन के, उसके लिहाज से वो वर्क हो रहे हैं, उनके ऊपर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्लेजेंट फिजिकल एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, अगर आप फिजिकली जो आपकी अगर वर्किंग हो रही है तो वर्किंग एनवायरनमेंट भी आपकी प्लेजेंट होनी चाहिए। अगेन वही बात है, ब्रेक्स हैं, हर एक आदमी फिजिकल काम नहीं कर सकता, जो सूटेबल आदमी है उसी को आपने लगाना है, और उसकी जो कंडीशन है वो भी आपकी क्या होगी, प्लेजेंट होगी, ठीक है। अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ बेसिक सैलरी एंड स्टेटस फॉर द जॉब एंड टीम वर्किंग, ये सारे रिलेटेड हैं हाइजीन फैक्टर्स से। लेवल ऑफ बेसिक सैलरी, एटलीस्ट आप बेसिक सैलरी जो है वो सही दें उनको, ठीक है। मैं आपको अगेन वोल्टा बैटरीज के सॉरी सैब्रो के अंदर हमने विजिट किया था, थोड़ा सा उसको बताता चलूं। सैब्रो हुमक मॉडल टाउन के अंदर है, ये कंपनी का नाम सैब्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है और ब्रांड नेम इनका सैब्रो है, जो एसी बनाते हैं, ठीक है। अब एसी के अंदर वहां पे हमने काफी हाइजीन इश्यूज देखे, हेल्थ इश्यूज देखे। कहां पे अस एंड देम आता है, वन थिंग इज अस एंड देम, हम और वो, ये चीजें आ जाती हैं। वहां पे क्या इश्यू था, वहां पे कितने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए हुए थे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ बेसिक सैलरी एंड स्टेटस फॉर द जॉब। जब उनके जो क्वालिटी मैनेजर था, जो 8 साल से क्वालिटी के अंदर काम कर रहा था, उसने हमें विजिट कराया और ये क्वेश्चन हमने पूछा कि हाँ भाई ये आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं क्या रीजन है इन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए हुए, हाई विजिबिलिटी जैकेट्स नहीं है, क्योंकि एसी बनाने में शीट्स यूज होती है और वो बेयर हैंडेड शीट्स को यूज कर रहे थे, ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, हेलमेट नहीं थे। हाँ, जहां पे पेंट हो रहा था वहां पे उस शख्स ने ऑल्दो ग्लव्स नहीं पहने हुए थे लेकिन मास्क पहना हुआ था, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट कि आप विदाउट मास्क उस जगह पे खड़े भी हो सके। तो उसने कहा एक रीजन ये है कि 2008 के अंदर, ये थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड भी है, 2008 तक सैब्रो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हमारा जो भी प्रॉफिट होता था, जो एम्प्लॉय का जिस लिहाज से जो रैंक है और उसकी जो सैलरी बनती थी उसी लिहाज से हम उसमें अब उसको शेयर भी देते थे। लेकिन 2008 जब इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस 2005 से स्टार्ट हुई तो 2008 के अंदर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेहतर नहीं थी कि हम इन एम्प्लॉयज को जो है वो प्रॉफिट के अंदर शेयर दे सकें। और फिर जब उसका शेयर नहीं दे सके तो रिजल्ट क्या हुआ, और वो शेयर क्यों नहीं दे सके, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस थे और जब लोड शेडिंग होती थी तो हमें जनरेटर्स के ऊपर बहुत एक्सपेंसिव है अपने एसी को प्रोडक्शन यूनिट को चला सकें, इट्स इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट कि हम इस प्रोडक्शन यूनिट को जनरेटर के ऊपर चला सकें। जो बाकी कुछ काम होता था लाइक पेंटिंग का काम है एंड सम स्मॉल सॉर्ट ऑफ जो है जिसके अंदर लेस इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है, वो काम सिर्फ हम कर सकते थे जनरेटर के ऊपर, पूरे प्लांट को हम उस पर रन नहीं कर सकते थे क्योंकि कॉस्टली पड़ती थी। तो 2008 के बाद हमने इनको बोनस देना, जो प्रॉफिट के अंदर शेयर देना खत्म कर दिया, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि ये भी हमारे समहाउ थोड़े से मुखालिफ हो गए। इनको हमने बड़े हैवी फाइन भी किए कि वो ग्लव्स भी पहने, हमने इनको फाइन भी किए कि वो बूट्स पहने, मास्क पहने, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं पहनते थे और इनकी ये एक समहाउ साइकी बन गई थी
कि अगर वो समझते थे ये जो काम अगर हम करेंगे और अगर फोर्स हमें हाथ पे कट लग गया ग्लव्स नहीं पहने और इससे अल्टीमेटली मुझे छुट्टी मिल जाएगी 1-2 दिन और कंपनी का कोई नुकसान होगा, तो इट्स बेटर टू डू दैट। ठीक है हम करें, बेशक अगर हमें छुट्टी होती है सब कुछ है और वो तो हमारा यहाँ पे इंजरी हो जाएगी, वो मेडिकल छुट्टी होगी, लेकिन इसमें कंपनी का नुकसान होगा, ये उस मैनेजर की बात है। तो कहते हैं ये फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस पैदा भी होंगे और बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हैं कि हम इन सारी चीजों को मैनेज भी कर सकें। तो फिर ये अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ बेसिक सैलरी एंड स्टेटस फॉर द जॉब, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, उन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जो हैं वो इन प्लेस होते हैं। ठीक है, तो हाइजीन फैक्टर के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, प्रॉपर आपकी सैलरी भी हो, ठीक है, प्रॉपर आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कंडीशन सही हो, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर सही हो, ठीक है, सफाई सुथराई का काम हो, पॉलिसीज ऐसी बनी हो जिससे आप अपने एम्प्लॉयज को बेटर जो है वो ट्रीट कर सकते हो। प्लस हर्सबर्ग्स 2 फैक्टर में हाइजीन तक की है, यहाँ तक की आज मैं रखूंगा और देन आई विल गो फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे पास आई बिलीव ये हमारा सेशन क्लोज नहीं करेंगे, 3 बजे तक टाइम है, तो इस लिहाज से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, आई विल गो फॉर द क्वेश्चन। अच्छा, कुछ क्लास के ये इश्यूज आए हैं कि कोई क्लास अगर मिस हो गई है या अगर आप इंटरनेट की वजह से नहीं ले सकते तो यू शुड स्पीक टू योर कोऑर्डिनेटर कि क्या इशू है क्या नहीं है, और उसके अंदर हम देख लेंगे कि आपको किस लिहाज से कैसे जो है आप मैनेज करते हैं। आपको मटेरियल दे दिया जाए और उन मटेरियल्स को जो है वो आप अपने एंड पे तैयार कर लें, देख लें। आई विल स्पीक टू कोऑर्डिनेटर, देखते हैं वो क्या कहते हैं, और आप अगर जो क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते आप खुद भी अपने कोऑर्डिनेटर्स को रीजन बता दें कि क्या रीजन है, ठीक है, जिसके आप नहीं ले सकते, और वो फिर आपको सारी चीजें जो हैं वो ऑनलाइन दे देंगे। ये इश्यूज आप उनसे रिजॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पिग आयरन की बात की, ये कच्चा लोहा लोहा आता है, इसको लोहे कहते हैं, और लोहे की बनी हुई सिलें और वो हैं उससे रिलेटेड है। पिग आयरन स्टडी से मतलब है कि इस आयरन की स्टडी, इसकी अबाउट कि हाउ टू कैरी, उस कच्चे लोहे को कैसे कैरी करना है, कैसे उठाना है। तो ये उसके बारे में जो एक स्टडी की गई उसकी ये इलस्ट्रेशन थी, ठीक है। अच्छा जैनब बेटा, ये आपकी जो बुक है ना, ये होपफुली मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि सारा मटेरियल मेरे पास मौजूद है, इसी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये ऑनलाइन बुक आप गूगल करें आपको मिल जाएगी। ये लास्ट लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे 76 आज 81 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं कोऑर्डिनेशन से बात करूंगा, आप सबको वो लिंक भेज दें जिसके अंदर ये सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएंगे, वो सबको एक में चारों कलेक्टिव हो। मैंने कल अपना नंबर लिखा था, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या हैं, मैं सबको अकोमोडेट नहीं कर सका, तो बेटर में मैंने देखा है कि आप सबकी ईमेल एड्रेसेस होंगे, कोऑर्डिनेशन आप सबको सारा मटेरियल सेंड कर देंगे, ठीक हो गया। तो जैनब ये आपको मिल जाएगा। एसएन ग्रुप में अगेन वही बात है, जो ग्रुप बने हैं ये भी मैं पूछ लूंगा। ये ईएम के ग्रुप एक इस्लामाबाद के और एक और बना हुआ है, ये ग्रुप्स किसकी तरफ से बने हैं, मैं ये आपके कोऑर्डिनेशन से बात करके जो है बता दूंगा आपको, और आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अगेन समीर मटेरियल से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन आपको दे देगी। मैरून इज द सेम आंसर फॉर दिस मटेरियल। अगेन अगर एग्जाम के ऊपर देखें तो ये सारी थ्योरीज के आपके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। क्लास प्रैक्टिस मैं देख लूंगा, मैं बात कर लूंगा कि हम आपके मॉक कर लें हर सेशन का, या विद इन द सेशन अगर कोई मॉक हो सकता है तो उसकी प्रैक्टिस में आपको स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे करवा सकता हूँ, और आपके क्वेश्चन में लाइव ले सकता हूँ। मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं जिनमें से आपने एक ऑप्शन को एमसीक्यूज के थ्रू आता है आपका एग्जाम जो है। अच्छा जी, कोऑर्डिनेशन के कांटेक्ट में पूछ के असदुल्ला तो आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है।
कोऑर्डिनेशन इज लाइव एक्टिव है, मेरे साथ अभी भी कोऑर्डिनेशन के लोग जो हैं पैनल के अंदर मौजूद हैं। यू कैन कांटेक्ट आपकी लोकल कोऑर्डिनेशन से भी है, लेकिन जिन कोऑर्डिनेटर्स से एहसन इफ्तिखार हैं और मेरे पास कलीम साहब हैं, मैं उनसे पूछ के आपसे और या वो खुद ही आपसे अपने नंबर शेयर कर लेंगे। ठीक हो गया? कोऑर्डिनेशन के नंबर अगेन वही बात है कि मैं बता दिया कि आपको मैं बता दूंगा। लेक्चर्स अगेन इनफिनिक्स स्मार्ट 3+ आपको लेक्चर वही बात है, अगेन मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा, हाइजीन फैक्टर्स के ऊपर अभी हम टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म इस पे हमने डिस्कस नहीं किया था। जो टेम्परेरी थे उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। हाइजीन फैक्टर आर नॉट टेम्परेरी, ये लॉन्ग रन में आपने रखने हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन करने आपने हाइजीन फैक्टर। इट्स नॉट नेसेसरी कि टेम्परेरी, नो दीज आर नॉट टेम्परेरी, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। लाइबा बेटा अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन आप सबको सेंड कर देंगे, ठीक है। एमसीक्यूज इंशाल्लाह प्रैक्टिस हम करेंगे, अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में इंशाल्लाह आपको लाइव करवा दूंगा। ठीक है खुशनूद, आई अंडरस्टैंड जो इलस्ट्रेशन है वो टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा। एक या दो इलस्ट्रेशन जब जो साथ साथ जो भी है अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, वो मैं कर लूंगा और इंशाल्लाह आपको फर्दर क्लियर होगा। जैसे आज पिग आयरन स्टडी हमने पढ़ी है तो हमें जो है वो टेलर की जो है वो साइंटिफिक मेथड समझ